हेलो बच्चों, स्वागत है आपके मेरे चैनल पाई एम परमिंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हम स्ट्रेट लाइन का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने कुछ बेसिक्स बताया था कि स्ट्रेट लाइन किसे बोलते हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उनका इंक्लाइनेशन और स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उनका इंक्लाइनेशन स्लोप क्या होता है। आप पहली वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ टॉपिक पे वो है इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। किसी लाइन का इंटरसेप्ट क्या होता है ऑन एक्सिस। एक्सिस का मतलब है यहाँ पर दोनों एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस पे। तो सपोज डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, सिर्फ ऐसे ही समझाऊंगा। ये हमारे एक्सिस हैं, दोनों को एक साथ में एक्सिस बोलते हैं, एक्स और वाई एक्सिस। और कोई लाइन है, कोई भी लाइन जो इन्हें दो जगह पे कट करके जाती है। देखो, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। तो इसने एक्स को यहाँ काटा, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को यहाँ काटा। सपोज कोई लाइन ऐसे होती, किसी भी तरीके की हो सकती है, बहुत सारी लाइन हो सकती है। एक लाइन ऐसे, तो इस लाइन ने एक्स को यहाँ काटा और वाई को यहाँ काटा। तो ये जो लाइन एक्स एक्सिस को काटती है जिस जगह पे, वहाँ से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस ये कहलाता है इसका, ये अगर ओ है और ये ए है तो ओ ए कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट। और ये ओ से लेके ये बी है अगर, तो ओ बी जहाँ पर इसने वाई एक्सिस को काटा है, तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक की दूरी जहाँ पे ये वाई एक्सिस को काटेगी उसे बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट कितनी है इसकी, तो क्लियर हो गया। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट क्या हुआ। एक्स इंटरसेप्ट वो ओरिजिन से वो डिस्टेंस जहाँ पे लाइन एक्स एक्सिस को काटती है। वाई इंटरसेप्ट ओरिजिन से वो डिस्टेंस जहाँ पर वो वाई एक्सिस को काटती है। अगर यही पॉइंट हमारा यहाँ होता तो हमारी एक्स इंटरसेप्ट ये हो जाती और वाई इंटरसेप्ट ये हो जाती। तो अकॉर्डिंग टू हमारा किस डायरेक्शन में पॉइंट है उसके हिसाब से इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। इसके लिए नेगेटिव हो गई एक्स इंटरसेप्ट, इसके लिए पॉजिटिव। जबकि इसके लिए भी वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इसके लिए भी वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव। वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव कैसे होगी, जब ऐसे काट जाएगी लाइन तो ये वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो इंटरसेप्ट हो गया हमारा। इंटरसेप्ट निकालना बहुत आसान है। आप किसी भी लाइन की इक्वेशन में x को 0 रख दो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, वहां से आपको y इंटरसेप्ट मिल जाती है ना। जैसे मेरे से पूछा जाए 3x + 2y + 4 = 0, ये एक लाइन है, इसकी y इंटरसेप्ट बताओ। तो y इंटरसेप्ट देखो बच्चों, लाइन कहीं ना कहीं काट के जा रही होगी इसको, y एक्सिस को। तो जहां पर ये y एक्सिस को काटेगी वहां पे x की वैल्यू 0 होती है, तो बस यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दो। x की वैल्यू 0 रखी तो 2y + 4 = 0, y की वैल्यू -4/2 यानी कि -2। तो मतलब y को ये कहाँ पे काटेगी, -2 पे। तो मतलब लाइन यहाँ से जा रही होगी 0, -2 से, इस तरीके से। इसी तरह हम x इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। तो x इंटरसेप्ट के लिए ये तो आई y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट के लिए मैं सिंपल लिख देता हूँ, y को 0 रख देंगे। y को 0 रखा तो मुझे मिल जाएगा 3x + 4 = 0, और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी -4/3। तो ये y इंटरसेप्ट हो गई। तो x कितना मिला, -4/3। और वहाँ से यहाँ से मुझे पॉइंट भी पता चल गया, एक पॉइंट ये लाइन ऐसे जा रही होगी, यूनिकनेस भी पता चल गई लाइन की। तो इंटरसेप्ट निकालना आसान है। तो इस इक्वेशन से, इस तरह की इक्वेशन से हमने दो चीज़ें देखी, ax + by + c = 0 से दो चीज़ें हमने। एक हम स्लोप निकाल सकते हैं, डन। स्लोप हमने कैसे निकाला था, फॉर्मूला क्या था, -a/b, ये स्लोप का फॉर्मूला था, पिछली वीडियो में मैंने बताया है। और इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, कितनी कितनी दूरी पर ये काटेंगे, ये चीज़ हो गई। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब हम निकालेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का एंगल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालना है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स, तो सपोज हमारे पास कोई दो लाइन एक दूसरे से कट कर रही है, हो गई x, ये हो गई y, कैसे भी कट कर सकते हैं। ये हो गई लाइन 1, इसको मैं लाइन 1 बोल देता हूँ, और ये हो गई बच्चों लाइन 2, ये लाइन 2 हो गई। ये देखो, ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, इस जगह पे काट रही हैं। तो इनके बीच में दो, भाई देखो ये एंगल तो इसके बराबर होगा, और अगर ऐसे देखूँ तो ये भी एंगल इसके बराबर होगा। तो दो एंगल मिलते हैं। जब दो लाइन काटेंगी एक दूसरे के बीच में, तो इनके बीच दो एंगल बनेंगे। एक तो ये एंगल बना, और एक ये भी इन दोनों के बीच का एंगल है, ये भी इन दोनों का। अच्छा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके, तो चार एंगल बनने का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, दो ही एंगल बने। हमें दो में से कौन सा एंगल लेते हैं जो एक्यूट होता है, जो दोनों में छोटा होता है, वो एंगल हम ले लेते हैं।
ठीक है। जो कौन सा एंगल होता है, छोटा एंगल होता है, उसको हम मानते हैं, जो बड़ा होता है उसे रिजेक्ट कर देंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, ये एंगल निकालना है, ये या ये। कभी ये भी छोटा हो सकता है, यहाँ तो ऐसा लग रहा है ये बड़ा है, ऐसा भी हो सकता है इधर वाला छोटा है, तो हम ये दोनों निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है दोनों का निकालने का, तो निकाल लेते हैं। ये एक लाइन है, ये वाली L1, इसका कोई इंक्लाइनेशन होगा, सपोज θ1। ये एक लाइन है, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन से, ये सपोज θ2। और ये मान लिया कि ये वाला एंगल जो है दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है। थोड़ी देर के लिए दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा है। तो अब आप इस ट्राइंगल को देखें, ये जो ट्राइंगल बन गया इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B और इसको नाम दे देते हैं P, जहाँ पे दोनों लाइन कट करी। तो ट्राइंगल AP में आप थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाएं कि ये जो बाहर वाला एंगल होगा ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, है ना। इतना तो क्लियर है, θ1 + θ = θ2 के बराबर होगा। ये तो छोटी कक्षा में पढ़ा है, 8वीं में 9वीं में, है ना, ऐसा पढ़ा होगा कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम होता है दो अपोजिट इंटीरियर के किसी ट्राइंगल में। अब यहाँ से थीटा कितना आ गया बच्चों, थीटा आ गया θ2 - θ1। मतलब ये एंगल जो थीटा है इसके बराबर है, ऑब्वियस सी बात है। ये थीटा पूरे इसके बराबर है। अगर दो एंगल बराबर है तो उनका स्लोप भी बराबर होता है। तो अगर ये थीटा इसके बराबर है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि tan थीटा फिर इसके बराबर होगा। दोनों तरफ tan ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में। दोनों एंगल बराबर थे तो tan पे भी वैल्यू सेम देंगे। इधर तो कुछ है नहीं लेफ्ट साइड में सॉल्व करने के लिए, राइट साइड में इधर फॉर्मूला लगा दो, क्या, tan A - tan B, इसका अगर आपको ये आइडेंटिटी याद हो, अपॉन 1 + tan A tan B। tan A - B का फॉर्मूला लगा दिया, tan A - tan B अपॉन 1 + tan A tan B। ठीक है। अब tan θ2 क्या हुआ, वो इस लाइन का स्लोप हुआ। इसका स्लोप अगर मैं m2 बोलूँ, इस लाइन का कुछ स्लोप होगा, उसे मैं tan θ2 ही बोलूंगा क्योंकि इसका इंक्लाइनेशन θ1 है। इस लाइन का स्लोप m1 हो गया क्योंकि ये पहली लाइन थी तो m1 बोल दिया। इसका स्लोप tan θ1 हो गया क्योंकि इसका एंगल तो θ1 था पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो ये वैल्यू m2, ये वैल्यू m1, और ये हो गया दोनों के बीच की लाइन का एंगल। तो यहाँ से tan θ, इसे m नहीं बोलेंगे भाई, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन से θ1 बना रही, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन से θ2 बना रही, ठीक है। tan θ1 इसका स्लोप m1, tan θ2 इसका स्लोप, लेकिन ये किसी पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं बना रही है, तो हम दोनों लाइन के बीच का निकाल रहे हैं, तो इसे m नहीं बोल देंगे। ये हो गया m2 मतलब दूसरी लाइन का स्लोप माइनस पहली लाइन का स्लोप अपॉन 1 + m1 m2। तो ये रिजल्ट मिल गया। ये कुछ वैल्यू आएगी सॉल्व करके, ये हमें दिया होगा, इसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो ये वैल्यू आ गई 1 और तो हमारा tan θ ऐसे आ जाएगा, कुछ भी आ सकती है। ये 1 आ गई तो मैं कह दूंगा θ = 45 डिग्री, मतलब दोनों लाइन के बीच एंगल जो है 45 है। तो ये वैल्यू निकालने के बाद हमारा सीधा यहाँ से tan θ निकल जाएगा। इन्वर्स की बात नहीं कर रहे क्योंकि इन्वर्स हमें पता नहीं होता। अच्छा, अगर ये वाला एंगल θ है तो बचा हुआ भी निकाल लेते हैं। ये एंगल कितना होगा, ये π - θ होगा, 180 - θ, पूरा एंगल यहाँ तक 180 हो जाएगा, ये पूरा 180 हो जाएगा। तो ये बचा हुआ π - θ हुआ, तो π - θ भी निकाल लेते हैं। एक एक्सप्रेशन तो ये हो गई। तो tan π - θ क्या होता है, -tan θ होता है, याद है, -tan θ होता है, tan 180 - θ सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो जो दूसरी साइड का एंगल है, मतलब जो इसका सप्लीमेंट्री एंगल है, वो कितना आएगा भाई, tan θ की वैल्यू ऑलरेडी आ रखी है, देखो tan θ आ रखा, तो बस इसके बाहर माइनस लेना है, माइनस मतलब इसके बाहर। तो m2, ये tan θ की वैल्यू आई हुई थी, ये tan θ की वैल्यू है, तो इसके बाहर माइनस ले लिया। कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, अभी तो मैंने लाइन बनाई ऐसे, हो सकता है लाइनें मेरी ऐसे भी हो, लाइनें ऐसी हो भाई, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो हमें तो नहीं पता कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होने वाला है, लेकिन यही आएगा आंसर। अगर ये बड़ा हुआ तो ये वाला ले लेंगे, अगर ये बड़ा हुआ तो ये वाला ले लेंगे। तो कुल मिला के जो हमारा रिजल्ट है वो प्लस माइनस लेंगे, प्लस माइनस, ठीक है ना। तो छोटा एंगल ले लेंगे। तो इन जनरल हमारा फॉर्मूला हो गया कि दो लाइन के बीच का एंगल हमें कैसे निकालना है, दो लाइन के बीच का एंगल हमें कैसे निकालना है, या अगर हमें m1 और m2 दिया हो तो हमें कैसे वैल्यू निकालनी है। जैसे हमें बोला जाए कि एक लाइन है जिसका स्लोप m1, उसका स्लोप है मान लो 1 है, और एक और लाइन है जिसका स्लोप है, हमें बोल दिया 0 है, 0 ले लो सिंपल। अब बोला ये दो लाइन है, ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उनके बीच का एंगल बताओ। तो tan θ का फॉर्मूला क्या है, tan θ का फॉर्मूला है प्लस माइनस, या तो प्लस माइनस लो या मॉड में लो, m2 - m1, 0 - 1 अपॉन 1 + m1 m2, तो 1 × 0। तो यह आ जाएगा प्लस माइनस -1 अपॉन 1, यानी कि -1
तो tan थीटा कितना आया, बाहर तो प्लस माइनस है और यहाँ -1 है, तो एक बार प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वैल्यू देगा। अगर प्लस का साइन लूँ तो -1, अगर माइनस का साइन लूँ तो +1। तो मतलब +1 पे हमें कितना मिलेगा 45 डिग्री, -1 पे कितना मिलेगा 135 डिग्री। तो हम बोलेंगे ये वाला एंगल है बच्चों दोनों लाइन के बीच, मतलब ऐसे काटेंगे लाइन इस तरीके से, एक 135 डिग्री का बनाएगा और एक 45 डिग्री का बनाएगा। तो दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री है ना। 135 भी है लेकिन हमें छोटा वाला एंगल बताना होता है। तो अगर हमें दो लाइन के स्लोप पता है तो हम उनकी हेल्प से दोनों लाइन के बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों लाइन के बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इस पे कुछ प्रॉब्लम करेंगे अब। तो कुछ मैंने बच्चों एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है। हाँ तो देखते हैं पहली प्रॉब्लम में क्या है। एक हमें ग्राफ दिया हुआ है टाइम डिस्टेंस का ग्राफ, टाइम डिस्टेंस ग्राफ ऑफ लीनियर मोशन, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के लीनियर मोशन का टाइम डिस्टेंस ग्राफ है। और हमें क्या बताना है, टी और डी में रिलेशन बताना है। इधर हम टाइम ले रहे हैं, इधर हम डिस्टेंस ले रहे हैं, ऐसा हमें दिया है। तो रिलेशन फाइंड करना है टी और डी में, टी और डी में क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे 1 2 3 पॉइंट दिए हुए। अब मैं इसका स्लोप क्या इन दोनों की हेल्प से निकालूं या इन दोनों की हेल्प से निकालूं, सेम ही आएगा। किसी भी 2 पॉइंट की हेल्प से मैं स्लोप निकालूं सेम आएगा क्योंकि सेम लाइन का पार्ट है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी पी, है ना। ए से बी की हेल्प से निकालूं स्लोप या बी से पी की, दोनों सेम लाइन है, पैरेलल है एक दूसरे के, सेम पार्ट है। तो ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 8 माइनस 2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 0 इज इक्वल टू, अगर मैं bp से स्लोप निकालूं तो d माइनस 8 डिवाइडेड बाय t माइनस 3, ठीक है। तो 8 में से 2 गया 6 और नीचे है 3, तो ये बच जाएगा बच्चों 2, और ये t माइनस 3 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर हो जाएगा d माइनस 8। तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा, d माइनस 8 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t माइनस 6, ये 8 उधर चला जाएगा तो d इज इक्वल टू 2t माइनस 6 प्लस 8, 2t प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो t प्लस 1। तो ये हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिला, ट्वाइस ऑफ t प्लस 1। तो मतलब समय के हिसाब से उसके डिस्टेंस में ऐसे चेंज आ रहा है ना। टाइम जैसे वो 1 यूनिट दे दे तो 1, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 यूनिट, 1 प्लस 1 2 2 2 जा 4। टाइम अगर 2 यूनिट दे दे 2, तो 2 प्लस 1 3 2 जा 6, तो डिस्टेंस हो जाएगा 6 यूनिट। तो इस तरीके से हमें एक रिलेशन देना था। तो बहुत सिंपल था, क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया कि ए बी का स्लोप बी पी के स्लोप के बराबर होगा, है ना। अगर हम किसी भी लाइन पे कितने भी पॉइंट ले लें तो किन्हीं भी 2 पॉइंट से जो स्लोप निकालेंगे वो सेम आएगा क्योंकि वो ये पार्ट इसके पैरेलल है, ये पार्ट इसके पैरेलल है, ठीक है। जो मैंने सेकंड प्रॉब्लम लिखी है यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू वाले से ऊपर, कि ये क्या है, हमें 3 पॉइंट दिए हुए A0 0B और XY, और बोला हुआ ये तीनों पॉइंट कोलीनियर हैं। कोलीनियर होते हैं जो एक ही लाइन पर होते हैं, एक ही लाइन पर आने वाले पॉइंट कोलीनियर होते हैं। तो एक तो हमें दिया हुआ 1 0, एक हमें दिया हुआ बच्चों 0B और एक हमें दिया हुआ XY, ये 3 पॉइंट दिए हुए हमें। तो ये कोलीनियर उसने बोल दिया है ऑलरेडी कि ये कोलीनियर हैं, तो आप ये प्रूफ करो। तो अगर ये तीनों पॉइंट कोलीनियर हैं तो फिर से वही ये A B C, इसका स्लोप इज इक्वल टू इसका स्लोप, है ना। तो स्लोप हम यहाँ से लिख सकते हैं, सिंस A B C आर कोलीनियर देयरफॉर स्लोप ऑफ दिस स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। तो स्लोप ऑफ AB कैसे निकलेगा, B में से 0 माइनस करो y2 माइनस y1 डिवाइड करो x से x2 माइनस x1 इज इक्वल टू यहाँ से y माइनस बी, आप इन दोनों पॉइंट की भी हेल्प ले सकते हो, AC की भी हेल्प ले सकते हो, किसी भी, क्योंकि सेम ही लाइन पे पॉइंट है। y माइनस बी डिवाइडेड बाय x माइनस 0 यानी कि x। तो ये तो ऊपर तो b हो गया, नीचे माइनस a हो गया, इधर y माइनस b हो गया, इधर x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो ये x इधर आके मल्टीप्लाई हो गया bx, माइनस a इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ay, और माइनस a माइनस b से मल्टीप्लाई आएगा तो ab। इस x और y को एक तरफ रखो, ये मेरे को कहाँ से दिख रहा है, यहाँ से कि x और y एक तरफ है, तो ठीक है bx प्लस ay
इक्वल टू ए बी, यहाँ तक पहुँच गए। अब मुझे राइट साइड में 1 दिख रहा है, तो मैं 1 कैसे अचीव करूँगा, ए बी से डिवाइड करके, ए बी से डिवाइड कर दूंगा तो 1 आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन में ही हिंट होती है, ए बी से डिवाइड कर दो हर टर्म को, कर दिया भाई, बी और बी कट गया, तो यहाँ क्या बचा, एक्स अपॉन ए और ए कट गया, अपना आप आएगा वाई अपॉन बी, इधर 1 बना दिया, है ना। तो प्रॉब्लम में देखना भी होता है प्रूफ क्या करना है, उसके हिसाब से चलते हैं। मेरे को यहाँ पे दिखा कि x और y एक तरफ हैं, तो मैं उठा के y वाली टर्म को पहले x के पास लाया, फिर मुझे राइट में 1 दिखा तो मैंने 1 बनाने के लिए इससे डिवाइड करा और देखा कि क्या आएगा, है ना। इस तरीके से सोचते हैं, तो ये आ गया, ये प्रूफ हो गया, डन। कॉन्सेप्ट वही लगाया था। अगली प्रॉब्लम थोड़ी सी अच्छी है, ज्योमेट्रिकल है। इसमें दिया है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 रिफ्लेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट ए। मतलब एक लाइन है, एक रे है, रे प्रकाश की किरण जो कि 1,2 से जा रही है। तो सपोज मेरा 1 2 यहाँ पर है 1,2, तो वो ऐसे जा रही है ऐसे, और एक्स एक्सिस से टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये पॉइंट हो गया मेरा ए 1,2, ए ही बोला है ना उसने इसे, हाँ द पॉइंट नहीं, ए तो ये पॉइंट है जहाँ से रिफ्लेक्ट करिए, इसको पी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, पी ये पॉइंट है ए, और ये यहाँ से टकरा के यहाँ चलेगी। तो रिफ्लेक्शन का लॉ लगाएंगे, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आपको याद हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सब जगह यही होता है कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। इस ए के कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स पे x की वैल्यू तो x रहेगी, y की वैल्यू 0, तो इसके कोऑर्डिनेट ये हो गए, ठीक है। अभी देखो आगे क्या बोला है, रिफ्लेक्ट ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू 5,3। अब ये कहीं यहाँ से निकलती है 5,3 से, इसको p इसको q मान लिया, तो ये हमने इसकी ज्योमेट्री बना ली। हमें ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसके लिए थोड़ा सा सहायता लेंगे स्लोप की। स्लोप क्या होता है, एक पार्ट ये है ए क्यू का स्लोप कैसे निकलेगा, जब तक मुझे एंगल नहीं पता होगा। ये एंगल थीटा और ये पूरा एंगल बनेगा 90, तो ये इतना पार्ट हो गया 90 माइनस थीटा, तो ए इसको x मान लो, तो एंगल क्यू ए एक्स 90 माइनस थीटा। अब जब मुझे इस ए क्यू का इंक्लाइनेशन पता चल गया, याद करो इंक्लाइनेशन अगर मेरी पहली वीडियो देखी है, तो स्लोप ऑफ ए क्यू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए क्यू, स्लोप ऑफ ए क्यू हो जाएगा बच्चों tan और उसका एंगल तो 90 माइनस थीटा है, ये स्लोप ऑफ ए क्यू आया। ध्यान दो, जब हमें इंक्लाइनेशन पता होता है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, tan ऑफ इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन यहाँ पे 90 माइनस थीटा ए क्यू का, तो स्लोप, और tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है ना। अगर हम यहाँ फॉर्मूला लगा दें tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉम्प्लीमेंट tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये कॉट थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया। और ये किसके बराबर होगा, अच्छा ये तो स्लोप बाय फॉर्मूला आया, लेकिन मेरे को यहाँ 2 पॉइंट भी पता है ए क्यू, तो 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते हैं, ए क्यू की हेल्प से स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स, तो ये हमें एक इक्वेशन मिली है, कॉट एक्स की वैल्यू मिल गई इतनी, इक्वेशन नंबर 1 3/5 माइनस एक्स, ये किसकी वैल्यू आई, कॉट थीटा की वैल्यू आई। अब इधर की तरफ चलते हैं जरा, ये भी तो 2 पॉइंट है, इनका भी यूज़ करेंगे। इसका इंक्लाइनेशन देखो बच्चों, इसका ये इंक्लाइनेशन होता है पॉजिटिव डायरेक्शन से पूरा एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन से ये जो ए पी है, ये ए पी ये कितना एंगल बना रही है, इतना एंगल बना रही है, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तो ये वाला थीटा प्लस ये वाला थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो ये और ये कट गया, तो ये वाला पार्ट है हमारा यहाँ तक 90 प्लस थीटा, है ना। ए पी का जो इंक्लाइनेशन है वो 90 प्लस थीटा है। इंक्लाइनेशन जो है ए पी का, इंक्लाइनेशन ऑफ ए पी मैं पूरा लिख रहा हूँ 90, जब तीनों को जोड़ा 90 प्लस थीटा, देयरफॉर इसका स्लोप हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा। इंक्लाइनेशन निकालो फिर उसकी tan पे वैल्यू निकाल लो वो, और tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। जैसे tan 90 माइनस थीटा कॉट होता है, वैसे ही tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। बालकों आप याद कर लो इन चीज़ों को, ट्रिग्नोमेट्री में बता चुका हूँ सब कुछ, 90 पे क्या फ़र्क पड़ता है, 180 पे क्या फ़र्क पड़ता है।
तो ट्रिग्नोमेट्री पीछा नहीं छोड़ने वाली, ना यहाँ छोड़ने वाली है ना 12th में पीछा छोड़ने वाली। तो पकड़ लो, जो चीज़ पीछा ना छोड़े ना उसे खुद ही पकड़ लो कि आ जरा इधर कोपचे में हम बताएं तेरे को, तो पीछा नहीं छोड़ेगी। फिर देखो कैसे पीछा छोड़ेगी, फिर भागेगी तुमसे। ना ना ना, इसके पल्ले नहीं पड़ना, ये बड़ा खतरनाक प्राणी है। खैर, tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, ये तो हमने स्लोप निकाला बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन लगा के इंक्लाइनेशन। अदरवाइज इसका स्लोप किसके बराबर आएगा? स्लोप अगर इसका हम निकाले तो कैसे निकालेंगे? ये स्लोप किसके बराबर आना चाहिए? y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि अपॉन 1 माइनस x। तो ये आ गया इतना। तो यहाँ से कॉट थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस में इधर ले जा लेता हूँ, माइनस ट्वाइस 2 ऑफ 1 माइनस एक्स। ये भी कॉट थीटा की वैल्यू थी, ये भी कॉट थीटा की वैल्यू थी, दोनों ही वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो कंपेयर कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को कंपेयर कर देते हैं, है ना, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो 3/5 माइनस एक्स, 3/5 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2/1 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ ले आओ तो 3 टाइम 1 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2 टाइम 5 माइनस एक्स। दिस गिव 3 माइनस 3x, 2 5 जा 10 माइनस का प्लस का 2x। तो ये 3 उधर चला जाएगा, 10 इधर आ जाएगा। तो 10 प्लस 3 13 और 2 प्लस 3 5 है x। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 13/5। तो a के कोऑर्डिनेट क्या थे? x, 0। तो a के कोऑर्डिनेट 13/5, 0। तो ये हमें निकालना था। आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो हमें क्या दिया है? एक लाइन है, ये सपोज हमारी लाइन होगी L1 और एक और लाइन है L2, और इस लाइन, इसका जो स्लोप है m है और दूसरी लाइन का स्लोप इसका डबल है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन L1 हमने मान लिया m, दूसरी लाइन है उसका स्लोप डबल दे रखा, और साथ ही साथ ये बोल रखा है इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का जो एंगल है उनकी टेंजेंट। तो अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो tan थीटा की बात कर रहा है, टेंजेंट होता है tan। तो इनके बीच के एंगल की टेंजेंट मतलब थीटा, इनके बीच का एंगल है तो उसके टेंजेंट को बोलेंगे टेंजेंट ऑफ थीटा, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं tan थीटा। तो ये दिया हुआ 1/3, और अभी मैंने बताया था दो लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये मैंने फॉर्मूला बताया था, प्लस माइनस यहाँ ले लेते हैं। अगर हमें पता है कौन सा बड़ा है, अगर m2 बड़ा है तो फिर प्लस ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज यहाँ प्लस माइनस, या फिर आप सिंपल करो मॉड ले लो, प्लस माइनस का झंझट खत्म, मॉड ले लेते हैं। तो m2 की वैल्यू बच्चों 2m है और m1 की वैल्यू m है, एक की वैल्यू 2m और एक की वैल्यू m। तो यहाँ, और ये 1/3 दे रखा, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2m माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m इंटू m इक्वल टू 1/3। ठीक है, जब मॉडुलस खुलेगा तो दूसरी साइड प्लस माइनस आ जाता है। जैसे मैं लिखूँ मॉड x इक्वल टू 3, ऐसे कितने नंबर है जिनका मॉड 3 है, तो x आएगा प्लस माइनस 3। ऐसे दो नंबर है जिनका मॉडुलस 3 होता है, 3 का मॉडुलस भी 3 होता है क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, -3 का मॉडुलस भी 3 होता है। तो जब मॉड खुलता है तो राइट साइड में प्लस माइनस 3 आता है, जैसे स्क्वायर के साथ आता है, स्क्वायर के साथ, है ना। तो ये 2m माइनस m कितना हो जाएगा? ये तो यहाँ पर m बचेगा। और अब मैं मॉड खोलूँगा, मॉड खोलूँगा तो m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, इधर बच्चों प्लस माइनस 1/3 आ जाएगा। तो एक बार प्लस के साथ सॉल्व करते हैं, एक बार माइनस के साथ सॉल्व करते हैं। तो एक बार मैं प्लस 1/3 के साथ सॉल्व करूँगा इस चीज़ को, और एक बार माइनस 1/3 के साथ सॉल्व करूँगा। तो ये हो जाएगा इधर आके 3m और ये उधर जाके 1 प्लस 2m स्क्वायर। तो सबको एक तरफ कर देंगे तो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे, 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस गिव 2m कॉमन ले लिया तो 2m, m माइनस 1 माइनस 1 कॉमन ले लिया तो m माइनस 1 इक्वल टू 0, m माइनस 1 और 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू 1 आएगी और m की वैल्यू 1/2 आएगी। तो हमें स्लोप निकालना था, फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। तो अगर पहली लाइन का स्लोप, एक लाइन का स्लोप अगर m की वैल्यू 1 आई तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या था बच्चों? डबल हो गया, 2 हो गया। अगर एक लाइन का स्लोप 1/2 है
तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर स्लोप 1 है तो दूसरी का स्लोप 2 है, अगर एक का स्लोप 1/2 है तो दूसरी का स्लोप 1 है, ऐसे मिलेंगी। अगर मैं दूसरी इक्वेशन सॉल्व करता हूँ माइनस वाली, अभी तो मैंने प्लस वाली करी, माइनस वाली वैन माइनस हो जाएगा तो ये उधर चला जाएगा, ये इधर, तो 3m इक्वल टू माइनस का 2m स्क्वायर माइनस 1, उधर जाके सबको एक तरफ ले आएंगे, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, 2 आंसर आने स्वाभाविक हैं क्योंकि एक्यूट 2 एंगल बनते हैं वहाँ पर, तो 2 हो सकती है। तो 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इस इक्वल टू 0, 2m कॉमन, तो बच्चों इसके ऐसे फैक्टर बनेंगे 2m प्लस 1 और 2m कॉमन ले लिया, m प्लस 1 प्लस तो m प्लस 1, तो यहाँ से भी 2 वैल्यू आएंगी, m इक्वल टू -1 और m -1/2, तो -1 लेंगे तो -2 आ जाएगा और -1/2 लेंगे तो दूसरी लाइन का -1 आ जाएगा, सेम उसकी तरह जैसे हमने अभी क्वेश्चन करा था, पहला वाला पार्ट करा था इसका। अगले क्वेश्चन में दिया है फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस और इसके बीच का एंगल बताओ जो इनसे जोड़ के बनती है। तो एंगल निकालने के लिए हमें स्लोप चाहिए, तो x एक्सिस का स्लोप हमारा m1 हो गया 0, x एक्सिस का स्लोप 0 होता है जितनी भी लाइन पैरेलल होती हैं x एक्सिस। इसका जो स्लोप आएगा m2, इसको कैसे निकालेंगे, -2 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 4 -3, तो ये हो जाएगा -2 + 1 अपॉन 1 -1 अपॉन 1 यानी कि -1, तो m2 -1 आ गया। तो दोनों के बीच का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो m2 कितना आया -1, m1 कितना है 0 डिवाइडेड बाय 1 इंटू ये वाला 1 प्लस 1 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो tan थीटा कितना आएगा, -1 अपॉन 1 का मॉड यानी कि 1, तो थीटा आ जाएगा बच्चों 45 डिग्री, थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये तो थी कुछ प्रॉब्लम। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी और कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, कि 2 लाइन कब पैरेलल होंगी और 2 लाइन कब परपेंडिकुलर होंगी। अगर 2 लाइन एक दूसरे के कब तो पैरेलल होंगी, ठीक है, और कब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो फाइंड द कंडीशन ऑन 2 लाइन हैविंग स्लोप m1 और m2, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है। ठीक है, तो इनके बीच में वो कंडीशन निकालनी है कब ये पैरेलल होंगी, कब ये परपेंडिकुलर होंगी। तो हमें पता है 2 लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो दिया जाता है मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो केस 1, इफ़ ये पहली लाइन का स्लोप, ये दूसरी लाइन का स्लोप, तो इफ़ पहली लाइन जो है दूसरी लाइन के पैरेलल है, L1 पैरेलल टू L2, तो अगर पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। तो उस केस में हम कह सकते हैं एंगल बिटवीन देम, यानी कि जो थीटा है दोनों के बीच का 0 डिग्री, तो थीटा को यहाँ 0 डिग्री रख देंगे, तो tan ऑफ 0 डिग्री या 0 सिंपली इधर हो जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट। तो tan 0 0 होता है, tan की 0 पे वैल्यू 0 होती है, ये डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ से हमें मिलेगा मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 इक्वल टू 0। अब किसी नंबर का अगर मॉडुलस 0 है, 2 नंबर के डिफरेंस का, तो डेफिनेटली, अच्छा अगर मैं मॉड हटा दूँ सिंपली समझाऊँ, तो इधर प्लस माइनस आएगा और 0 ना तो प्लस होता है ना माइनस, 0 0 रहेगा, तो m2 इक्वल टू m1। ये कंडीशन आई पैरेलल लाइन की। तो अगर 2 लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। 2 लाइन आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप आर इक्वल। 2 लाइन पैरेलल होगी अगर उनके स्लोप इक्वल हैं, अगर उनके स्लोप इक्वल है तो उनके इंक्लाइनेशन भी एक्स एक्सिस से क्या होंगे, इक्वल होंगे, दैट इज θ1 इज इक्वल टू θ2। उनके एक्स एक्सिस से स्लोप भी क्या होंगे, इक्वल। तो ये कंडीशन आई पैरेलल की। अब परपेंडिकुलर अगर लाइन हो जाए, वो क्या क्राइटेरिया होगा जिसमें दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर है अगर 2 लाइन तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा डेफिनेटली। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा को 90 डिग्री रख देंगे, तो tan थीटा यहाँ पे 90 हो जाएगा, इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 90 होता है इन्फिनिटी, तो इसे को इन्फिनिटी कर देंगे। अब इन्फिनिटी को सॉल्व कैसे करें, दिक्कत होती है इन्फिनिटी को सॉल्व करने में।
भाई इन्फिनिटी कैसे सॉल्व होगा, वहाँ तो 0 था, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसके नीचे सपोज 1 मान लो, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/इन्फिनिटी, इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया। अब रेसिप्रोकल कर दिया तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो अब ये वाली टर्म इधर चली जाएगी, फिनिश होगी ये टर्म, खत्म होगी डिनोमिनेटर। मॉड बचा, मॉड इक्वल टू दिस इक्वल टू 0, तो मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। अब ना तो ये प्लस माइनस होता है, तो 1 + m1 m2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, m1 m2 इक्वल टू -1। इसका मतलब है अगर दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर है तो वो लाइन क्या होंगी, परपेंडिकुलर, और कन्वर्सली भी कह सकते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए एक लाइन है उसका स्लोप है 1/2 और दूसरी लाइन है उसका स्लोप -2 है, क्या ये परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है? अगर पैरेलल होती तो स्लोप इक्वल होता, स्लोप इक्वल है नहीं, परपेंडिकुलर है क्या, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो -1 आया, यस। तो ये वो लाइन जिनका स्लोप 1/2 और -1/2 होगा क्या होंगी, हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। तो ऐसी लाइन जिनके स्लोप जो होंगे एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे बट नेगेटिव साइन के साथ, मतलब अगर एक का स्लोप m है और दूसरे का स्लोप -1/m है तो ये लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, -1। तो ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेलल लाइन के लिए, स्लोप दोनों लाइन के इक्वल होंगे। अगर लाइन पैरेलल तो स्लोप इक्वल, स्लोप इक्वल तो लाइन पैरेलल। अगर प्रोडक्ट -1 तो लाइन परपेंडिकुलर, या लाइन परपेंडिकुलर तो प्रोडक्ट -1। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो बच्चों मैंने क्या प्रॉब्लम लिखा है, इसे देख लेते हैं। पैरेललिज्म पे है कि दो लाइन पैरेलल कब होती हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y सो दैट द लाइन थ्रू, मतलब इन दोनों पॉइंट से होके जाने वाली लाइन, इन दोनों पॉइंट से होके जाने वाली लाइन के पैरेलल हो जाए, तो वो y की वैल्यू बताओ। तो अगर इन दोनों पॉइंट से, मान लिया ये पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, इन दोनों से जाने वाली लाइन ये हो गई, ये लाइन सेगमेंट इन्फिनिटी ले जाएगा, और ये दोनों PQ बना रहे, इन दोनों से जाने वाली लाइन ये, और ये दोनों पैरेलल हैं, तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं। तो उस लाइन का स्लोप निकालते हैं। स्लोप का फॉर्मूला 7 - y डिवाइडेड बाय 2 - 3, तो 7 - y डिवाइडेड बाय 2 - 3 इज इक्वल टू 6 - 4 डिवाइडेड बाय 0 -1, माइनस प्लस का ध्यान रखें, तो 7 - y अपॉन -1 इक्वल टू 6 में से दिया गया और ये +1 हो गया, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये -1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 को यहाँ ले आओ तो +2 और y को उधर ले जा लो, दिस गिव्स y इक्वल टू 9। तो आज की क्लास यही समाप्त करेंगे, मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।